आज हम आपको आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की जाएगी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से। जैसे कि मैंने आपको पिछले पीरियड में आपको बताया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वाष्प दाब में यदि अवनमन की बात करते हैं, वाष्प दाब में यदि आपेक्षिक अवनमन की बात कर रहे हैं तो इसका मान होगा P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर XB। ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि हम वाष्प दाब में अवनमन की बात करते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन P0A माइनस PA होगा। वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में होने वाली कमी। तो वाष्प दाब में होने वाली कमी इस बात पर निर्भर करती है कि किसी विलायक में कितनी मात्रा में अवाष्पशील विलेय मिलाया गया है। यदि अवाष्पशील कम मिलाया गया है तो अवनमन कम होगा, यदि अवाष्पशील विलेय अधिक मिलाया गया है तो अवनमन या वाष्प दाब में होने वाली कमी जो है अधिक होगी। तो इस आधार पर डिपेंड करता है कि P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0A मीन्स वाष्प दाब में होने वाली कमी व शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है या विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो XB है ये है विलेय का मोल प्रभाज। यदि हम XA की बात करते हैं तो XA होगा विलायक का मोल प्रभाज, लेकिन यहाँ XB है तो XB विलेय की मात्रा पर डिपेंड करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी या उसका यदि हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो जब हमने ये सिद्ध किया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में होने वाली कमी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है उस विलेय का मोल प्रभाज की कितनी मात्रा में वह विलेय उस विलायक में मिला हुआ है, जिसके कारण उस विलेय की उपस्थिति के कारण उसके वाष्प दाब में कमी आ रही है। तो इसको बताने के लिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, जहाँ XB ये हम निकाल चुके हैं। तो XB विलेय का मोल प्रभाज है, इसका मान होता है NB बटे NA प्लस NB। इसे आप समीकरण दे दीजिए, इसके समीकरण 1 दे दीजिए, इसे समीकरण दे दीजिए 2। विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे समीकरण हमने 2 दे दिया। अब समीकरण 2 के अनुसार यदि हम इसे आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर आप इसे इन सभी के मान यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि NB है। NB मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, इसका मान होता है WA बटे MA। NB बराबर है WB बटे MA। ठीक इसी तरह NA बराबर WA बटे MA होगा। इसे आप समीकरण 3 दे दीजिए, 3 और 4। अब समीकरण 3 और 4 से NA और NB का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 व 4 से NA व NB का मान
समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एक्स बी बराबर एन बी का मान क्या है, डब्ल्यू बी बटे एम बी, एम बी अपॉन एन ए का मान क्या है, डब्ल्यू ए बटे एम ए है, तो यहाँ आप लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस धन एन बी का मान यहाँ दिया हुआ है डब्ल्यू बी बटे एम बी। इसे आप समीकरण दे दीजिए 5। अब समीकरण 5 के अनुसार यदि यहाँ पर जो डब्ल्यू बी है और एम बी है, क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यू ए और एम ए है ये विलायक का मोल विलायक के मोलों की संख्या है, और डब्ल्यू बी और एम बी है विलेय के मोलों की संख्या है, उनका मान है, उनका वेट है, उनका मास है, भार है, उनकी सहदी है। तो इस आधार पर इसे हम आगे बढ़ाएं तो विलयन में, क्योंकि ये विलयन है, ये पूरा जो भाग है ये विलयन है, तो विलयन में यदि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी विलेय के मोलों की संख्या है, तो इसे यदि हम नगण्य माने, यदि समीकरण 5 के अनुसार हर में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नगण्य माने, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब का मान, यदि वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है तो वाष्पित अणुओं की संख्या विलेय पर नहीं निर्भर करती बल्कि सिर्फ विलायक पर निर्भर करती है, इसलिए इसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नगण्य मानेंगे, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिखा जा सकता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम नगण्य मान लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब वाष्प दाब में अवनमन होता है तो वहाँ पर जो वाष्पित अणु होते हैं वो सिर्फ विलायक के होते हैं, ना कि विलेय के, क्योंकि जो विलेय होता है वो अवाष्पशील है, अवाष्पशील होने के कारण उनमें वाष्पित होने की क्षमता नहीं होती है या वो वाष्पित नहीं होते हैं, इसलिए उसे हम नगण्य मान सकते हैं, इसलिए इसे हम नगण्य मान लिए। तो यहाँ से ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हट चुका है, तो इसे हम समीकरण दे देते हैं 6। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए गुणित एम ए अपॉन क्या होगा, डब्ल्यू ए। अब ये आपको पता है कि यहाँ पर जो एक्स बी है, ये एक्स बी इसके बराबर होता है, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी मान को हम यहाँ लिख रहे हैं। ये जो मान है इसको हमने खोल दिया है, इसको हमने खोला है, तो इस प्रकार से हमने लिखा है इसे, क्योंकि जो एक्स बी है ये विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय के मोल प्रभाज का मान एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, इसे हमने कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, इसको आगे बढ़ाएं।
इसे आप समीकरण 7 दे दीजिए। समीकरण 7 के अनुसार समीकरण 7 के अनुसार लें तो यहाँ इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं P0A माइनस P0A बराबर WB अपॉन MB माइनस MA, माइनस है कि इंटू है, इंटू अपॉन WA। इस प्रकार से यदि हम यहाँ, क्योंकि हमको यहाँ निकालना है आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान मतलब MB, इसे हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल आएगा MB बराबर WB इंटू MA इंटू P0A। इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा अपॉन P0A माइनस PA इंटू MB, सॉरी MB तो हट चुका है, अब ये WA हो जाएगा यहाँ इंटू WA। तो इसे समीकरण आप दे दीजिए 8। समीकरण 8 की सहायता से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमको इसके लिए मालूम होना चाहिए कि वाष्प दाब में होने वाला जो अवनमन है उसका मान ये आपको दिया होगा, ये भी आपको दिया जाएगा, और इसका द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है। यदि ये सब मान हमको दिए गए हैं तो हम किसी भी विलेय का कितनी मात्रा में उस विलायक में उसको मिलाया गया है उसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मतलब MB का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी विलेय मिलाया जा रहा है वह कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका अनुपात कितना है, वह कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा है, कम मिलाया जा रहा है, ज़्यादा मिलाया जा रहा है। यदि कम मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर जो अवनमन होगा वो कम होगा, और यदि ज़्यादा मिलाएंगे तो उतनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगा वाष्पित अणुओं को वाष्पित होने के लिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है इसका मान उतना ही अधिक कम ज़्यादा हो सकता है विलेय की उपस्थिति, विलेय की कम उपस्थिति और विलेय की अधिक उपस्थिति के कारण। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। तो इसकी सहायता से, तो इसे आप लिख सकते हैं समीकरण 8 की सहायता से किसी भी विलायक में मौजूद विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट है, ये लिख लिया आपने, नेक्स्ट है आदर्श विलयन। अभी तक हम कुछ समीकरण के अनुसार कुछ बातों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसके अनुसार PA बराबर P0A इंटू XA होगा, या PB बराबर P0B इंटू XB होगा।
ये हम गणना कर चुके हैं। इसके अनुसार ये देखा जाता है कि किसी भी एक घटक के विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, वो उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम इसकी बात करें, आदर्श विलयन की बात करें, तो आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। कि राउल्ट नियम ने ये कह दिया कि इस प्रकार से ये होगा तो ऐसा ही होगा, और यदि राउल्ट नियम ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम एंथैल्पी की बात करते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी मतलब निकलने वाली ऊष्मा। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म करने से क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलेगी तो इसका मान कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो डेल्टा एच है इसका मान होता है H2 माइनस H1। यदि आपने प्रक्रिया प्रारंभ की तो उस वक्त इसकी ऊष्मा का मान कितना होगा, H1 है। प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इसका मान हो रहा है H2। इन दोनों का जो अंतर होगा उस मान को हम कहते हैं डेल्टा एच। यदि इसका मान, डेल्टा एच का मान यदि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, यदि अभिक्रिया हो रही है या आप पानी गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा जैसे मान लीजिए आपने पानी गर्म किया और उसमें आपने विलेय मिलाया, पानी में या विलायक में आपने कोई भी विलेय मिला रहे हैं, तो ये तनु होगा, यह सांद्र होगा। दोनों ही कंडीशन हो सकती है ना। यदि आपने विलेय अधिक मिलाया है तो यह विलयन सांद्र हो जाएगा, और यदि आपने इसमें जो विलेय मिलाया है वो आपने कम मिलाया है, तो यहाँ पर यदि आप विलेय की मात्रा, जो भी विलेय आप मिला रहे हैं उसकी मात्रा यदि कम है तो विलयन तनु होगा। और यदि आप यहाँ पर विलेय की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि विलेय की मात्रा कम है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर विलेय की मात्रा अधिक है, यदि यहाँ जो विलेय मिला रहे हैं, क्योंकि जो राउल्ट नियम है उसके अनुसार जो विलेय मिलाया जाता है वो अवाष्पशील ही होगा, वाष्पशील नहीं होगा। राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो विलेय है वो अवाष्पशील विलेय है यदि इस विलेय की मात्रा यदि कम है। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ी मात्रा में शक्कर मिलाई तो विलयन कैसा होगा, तनु होगा। और यदि तनु विलयन है तो उसमें ये जो विलायक के अणु वाष्पित हो रहे हैं उनको ये कम बाधा उत्पन्न करेंगे। कम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका मान 0 हो सकता है, नगण्य मान सकते हैं इसे। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो विलेय मिलाया है वो अधिक मात्रा में मिलाया है, अधिक मात्रा में मिलाने से क्या होगा, जो वाष्पित अणु हैं वो बाधा उत्पन्न महसूस करेंगे। किसकी वजह से, विलेय की वजह से। तो यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, बहुत फर्क पड़ेगा, और जो वाष्पित अणु हैं उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी या अधिक होगी, कम हो जाएगी पहले की अपेक्षा। क्योंकि यहाँ पर विलयन यदि हम सांद्र ले रहे हैं तो यह विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। विलेय की मात्रा अधिक है तो वाष्पित अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, और जब वाष्पित अणुओं की संख्या कम होगी तो वाष्प दाब का मान भी कम होगा। और वाष्प दाब का मान कम हो रहा है मतलब जो आदर्श विलयन है उसका मान डेल्टा एच का मान 0 नहीं होगा, तो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। तो निकलने वाली ऊष्मा कम है या ज़्यादा है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें जो अवाष्पशील विलेय मिलाया जा रहा है वो कम है या ज़्यादा है, वह विलयन तनु है या सांद्र है। यदि विलयन तनु होगा तो उस कंडीशन में वाष्पित अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, और यदि विलयन सांद्र होगा तो अवाष्पशील विलेय की मात्रा अधिक होगी। तो उस परिस्थिति में जो यहाँ वाष्पित अणु होंगे उनकी संख्या कम होगी, तो कम होगी तो दाब कम पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो डेल्टा एच है या ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन, या इसको हम कहते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन। तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है इसका मान आदर्श विलयन में 0 होता है, 0 के बराबर होगा। ठीक इसी तरह यदि हम डेल्टा बी मतलब आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन है तो आयतन में परिवर्तन में इसका मान 0 होगा, इस प्रकार से।
तो इसे आप नोट कर लीजिए कि आदर्श विलयन क्या है, इसकी परिभाषा आप लिख कर रखिए। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए। आपने ये उतार लिया होगा कि आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन में इसका मान हमेशा विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। या हम दूसरे घटक की बात करें तो उसका मान भी शुद्ध विलेय के वाष्प दाब दूसरे घटक के लिए भी इसका मान इसी के बराबर होगा। और यदि एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें तो आदर्श विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही हम आदर्श विलयन कहते हैं, जिसमें ना एंथैल्पी में परिवर्तन, क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा, इसमें ना ही ऊष्मा निकलेगी ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी, तो डेल्टा H का मान 0 होगा। और यदि ये सब की क्रिया मतलब एंथैल्पी का मान यदि 0 है, शून्य है, तो यहाँ आयतन में परिवर्तन का मान भी शून्य होगा, ना ही आयतन घटेगा ना ही आयतन बढ़ेगा। यदि आयतन घट रहा है तो आयतन कब घटेगा? जब उसको हम पानी को गर्म करते हैं तो उसका जो विलयन होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन आदर्श विलयन में ऐसा नहीं होता। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे ही हम आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करने वाला ये कहलाएगा आदर्श विलयन। और यदि यहाँ पर इन नियमों के आधार पर यदि हम जो नियमों का पालन नहीं करता है उसे हम कहते हैं अनादर्श विलयन। तो विलयन यहाँ पर दो प्रकार के हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार एक आदर्श विलयन होता है और एक अनादर्श विलयन होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन यहाँ थी यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो यदि Pa विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब इंटू उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर नहीं होगा यदि वह अनादर्श विलयन है, तो यहाँ पर इस मान को आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होता, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। दूसरी परिस्थिति, यहाँ जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल्टा H, ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है इसका मान भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा अवशोषित होगी। इस आधार पर इसका मान भी 0 नहीं होगा। यदि 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब है ये अनादर्श विलयन है। ठीक इसी तरह यदि एंथैल्पी में परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है तो जो आयतन परिवर्तन है इसका मान भी 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम अनादर्श विलयन के लिए ये मान रख सकते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो राउल्ट का नियम आपको पता ही है। राउल्ट का नियम उस नियम को कहते हैं जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने से जो विलेय का वाष्प दाब है वो विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन करने वाला आदर्श विलयन है और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाला है अनादर्श विलयन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आदर्श विलयन है और अनादर्श विलयन है, इसकी यदि हम दोष देखें, यदि राउल्ट के नियम के दोष देखें तो उसको हम इस प्रकार बता सकते हैं। या इसे हम राउल्ट नियम की सीमाएं कह सकते हैं। राउल्ट नियम की सीमाएं या दोष कह सकते हैं इसको, कि जनरली राउल्ट का नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह विलयन यदि तनु होगा तो यह सिर्फ तनु विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू हो रहा है, सांद्र विलयनों पर नहीं।
ठीक इसी तरह आप देखिए कि जब भी किसी विलायक में हम विलेय मिलाते हैं तो विलेय मिलाने से यहाँ पर दो परिस्थिति आती है, एक होता है संगुणन और एक होता है वियोजन। संगुणन व वियोजन की स्थिति में लागू नहीं। यह नियम लागू नहीं होता है। ये नियम लागू नहीं होगा। संगुणन का मतलब होता है कि जब विलायक के साथ विलेय क्रिया करके एक बड़ा अणु बना ले। वाष्पन की क्रिया तो जाने दो, पहले ही वो विलायक के साथ क्रिया कर लिया और संगुणित एक बड़ा यौगिक बना लिया और वो विलयन में, यहाँ पर विलयन में मौजूद हो गया। या फिर ये हो सकता है कि वियोजित हो जाएगा कि जो विलयन उस विलायक में हमने मिलाया है वह विलायक टूट गया और टूट करके वो छोटे अणुओं में विभक्त हो गया। यदि वो छोटे अणुओं में विभक्त हो रहा है मतलब वियोजित हो रहा है। तो यदि ये दो परिस्थितियां यदि बनती है राउल्ट नियम के अनुसार तो वह नियम लागू नहीं होगा। तो दो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण जो है राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। सिर्फ तनु विलयनों पर ही लागू होगा, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होगा। सांद्र विलयन के बारे में आपको पता ही है। सांद्र विलयन का मतलब होता है जिसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। जो कि आपको पता है कि यदि विलायक कम होगा जो मोल प्रभाज है उसका मान भी कम होगा, क्योंकि विलायक के अणु ही वाष्पित होते हैं तो यहाँ पर इसकी संख्या कम हो जाएगी। तो कम होगी तो वाष्प दाब का मान भी कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब में अवनमन बहुत कम होगा कि अधिक होगा, कम होगा। तो इस आधार पर आप देखिए कि सांद्र विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। दूसरी परिस्थिति यदि संगुणित हो जाए कोई ये विलेय विलायक के साथ या उसके साथ अपने अणु को वियोजित कर दे तो उस परिस्थिति में भी ये नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है तो आदर्श नियम जो कि राउल्ट के नियम का पालन करता है और अनादर्श विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो इस प्रकार से आप देखिए जो अनादर्श विलयन है अनादर्श विलयन, इसके लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं। इसमें दो घटक है, एक पीए है और दूसरा पीबी, पीबी और एक पीए। दो घटक हैं यहाँ पर और यहाँ पी बराबर पीए प्लस पीबी। ये विलयन का वाष्प दाब एक घटक का वाष्प दाब और दूसरे घटक के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। यदि इनके बीच में यदि हम अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं, आदर्श विलयन की बात करें तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी जो कि एक सीधी रेखा में होगी। इस प्रकार से सीधी रेखा में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आदर्श विलयन के रूप में ये लागू हो रहा है। तो यहाँ पर आदर्श विलयन के अनुसार इसका मान एक सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन अगर अनादर्श विलयन है और अनादर्श विलयन की बात करें तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है इसका मान कम होगा या ज़्यादा होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि ऊष्मा का मान बढ़ रहा है तो उसका मान प्लस एच होगा, यदि ऊष्मा का मान कम हो रहा है तो माइनस एच होगा। तो यहाँ पर यदि हम अनादर्श विलयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एंथैल्पी का मान कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। यदि हम आयतन में परिवर्तन की बात कर रहे हैं डेल्टा वी तो इसका मान प्लस वी भी हो सकता है और माइनस वी भी हो सकता है। आयतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है और आयतन में कमी भी हो सकती है, दोनों ही परिस्थिति आएगी।
तो पॉजिटिव मान भी होगा, नेगेटिव मान भी होगा, दोनों ही मान इसमें दिखेंगे, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन हम आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन है बहुत रेयर केस में या बहुत दुर्लभ केस में आपको देखने को मिलेगा। वैसे आदर्श विलयन की बात हम करें तो आदर्श विलयन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हेक्सेन और हेप्टेन। यदि हेक्सेन और हेप्टेन को मिला दिया जाए, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, इन दोनों को यदि आप मिला दें तो इन दोनों को मिलाने से जो विलयन तैयार होगा वो होगा आदर्श विलयन, क्योंकि इसमें जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसका मान एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 0 के बराबर होगा। और यदि हम आयतन में परिवर्तन की बात करें तो इसका मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर जो हेक्सेन है दोनों ही एल्केन है। इसका सूत्र तो आपको पता ही होगा। इसके लिए यदि हम सूत्र लिखें H14 C6H14 होता है हेक्सेन का। उसी प्रकार से हेप्टेन का अगर हम देखें तो C7H16। तो C6H14 को यदि हम C7H16 हेप्टेन के साथ यदि हम मिला दें तो उससे जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो होगा आदर्श विलयन। तो इस प्रकार से आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। लेकिन अगर जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि ये यदि मान लीजिए यदि अनादर्श विलयन है तो ये 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होगा नंबर 1 है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन हो रहा है मतलब इसका मान राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित मान से इसका मान हमेशा ज्यादा होगा। जो कर्व होंगे वो ऊपर की ओर होंगे। धनात्मक विचलन हो रहा है, यहां भी वही परिस्थिति होगी। तो यहां पर जो इसका मान होगा डेल्टा H का मान, इसका मान पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए एक विलायक है जिनके बीच आकर्षण बल है AA, इनके बीच आकर्षण बल। उसी प्रकार से जब हम विलेय मिलाते हैं तो इनका आकर्षण बल, और इसके बाद यदि हम AB मिला रहे हैं तो इसका आकर्षण बल अधिक होगा इनकी अपेक्षा। तो इसमें जो धनात्मक विचलन है वो प्रबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनके बीच जो दुर्बल आकर्षण बल है जिससे आसानी से वो टूट जाएंगे, और आसानी से टूटने के कारण जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो इसके फलस्वरूप जो एक नया बंध बन रहा है AB के रूप में, एक नया विलयन तैयार हो रहा है। ये दोनों एक विलायक है और दूसरा विलेय है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक विलायक है और दूसरा विलेय है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो इनके बंध टूट जाएंगे, और बंध टूटने के बाद एक विलयन तैयार हो रहा है। और ये जो विलयन है इसमें धनात्मक विचलन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसका मान, इसके आकर्षण बल का मान इनकी अपेक्षा अधिक है। तो यहाँ पर धनात्मक विचलन होगा, और धनात्मक विचलन होने के कारण इसका मान पॉजिटिव में आएगा। और ठीक इसी तरह जो आयतन परिवर्तन होगा इसका मान भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इनका अलग अलग जो आकर्षण बल है
ये दुर्बल बंध है, दुर्बल बंध टूट जाएंगे और एक नया बंध विलयन के रूप में तैयार होगा। इसलिए इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन का मान अधिक होगा। इसलिए राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित जो दाब है उसकी अपेक्षा इसका मान अधिक होगा। तो यहाँ पर जो Pb का मान है वो राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित दाब से अधिक होगा। ठीक इसी तरह Pa का मान भी राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित आदर्श विलयन से अधिक होगा। तो Pa का मान भी अधिक है, Pb का मान भी अधिक है और इस तरह से इस विचलन को हम कहेंगे धनात्मक विचलन। तो यहाँ पर जो ऊष्मा है वो निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा की बढ़ोतरी हो रही है और जब ऊष्मा की बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पर विलयन में भी बढ़ोतरी हो रही है, आयतन में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो आयतन में परिवर्तन का मान भी अधिक होगा। तो यहाँ पर इसका मान अधिक आएगा और अधिक आने के कारण इसमें धनात्मक विचलन होगा। लेकिन यही क्रिया यदि दूसरे रूप में हो रही है, जैसे मान लीजिए ऋणात्मक विचलन है, दूसरा प्रकार है ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित जो रूल है उसके अनुसार यदि हम देखें तो इसको हम इस प्रकार दे सकते हैं, विलायक का वाष्प दाब, एक घटक का वाष्प दाब, दूसरे घटक का वाष्प दाब, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब भी एक घटक में दूसरे घटक को मिलाया जाता है तो उस कंडीशन में राउल्ट द्वारा निर्धारित आदर्श विलयन से विचलन कम होता है और जब विचलन कम हो रहा है मतलब इनमें जो कर्व होगा वो इससे नीचे की ओर दर्शाया जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप बताएंगे इसको। ये कर्व नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो परिवर्तन है वो कम हो रहा है, इसलिए यहाँ डेल्टा H बराबर निगेटिव होगा, निगेटिव मान होगा। मतलब एंथैल्पी में कमी आ रही है या ऊष्मा में कमी हो रही है या ऊष्मा निकल रही है यहाँ से। जब प्लस है तो यहाँ पर ऊष्मा का मान क्या होगा, बढ़ेगा और यहाँ ऊष्मा का मान कम होगा। यदि ऊष्मा का मान कम हो रहा है मतलब आयतन में परिवर्तन जो होगा इसका मान भी कम आएगा। जब आयतन में परिवर्तन कम हो रहा है तो उसे हम माइनस में लिखेंगे और जब ऊष्मा में परिवर्तन कम हो रहा है तो इसे भी हम माइनस में लिखेंगे। तो इस आधार पर आप देखिए कि धनात्मक विचलन हो रहा है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है जो कि राउल्ट नियम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अधिक विचलित होते हैं। तो जब अधिक विचलित होंगे तो उसे हम धनात्मक विचलन कहेंगे जो कि पॉजिटिव में आएगा, इसका मान एंथैल्पी का मान या ऊष्मा का मान बढ़ेगा और यहाँ ऋणात्मक विचलन में इसका मान कम होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में होगा और यहाँ ये नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो आदर्श विलयन में इसका मान ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, इसके लिए हमेशा मान 0 होता है। तो 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा जो आदर्श विलयन होता है ये तनु होता है, तनु होगा और जब आदर्श विलयन तनु होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिवर्तन ना होने की वजह से ही इसमें परिवर्तन या जो विलेय हम मिला रहे हैं उसकी मात्रा को नगण्य माना जाता है। और नगण्य मान रहे हैं मतलब वहाँ आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है विलेय डालने के बाद। जैसे हम देखते हैं ना कि पानी में यदि हम शक्कर मिलाएं तो शक्कर मिलाने के बाद यदि बहुत थोड़ी मात्रा में शक्कर मिलाएंगे तो हमें मिठास का पता नहीं चलेगा और जब मिठास का पता नहीं चलेगा तो हम इसे ना ही शरबत कहेंगे और ना ही पूरी तरह से पानी कहेंगे। तो इस प्रकार का जो विलयन है वो आदर्श विलयन है। लेकिन अगर हमने मिठास उसमें ज़्यादा मिला दी है, पानी में शक्कर उसमें हमने ज़्यादा मिला दी या नमक हमने ज़्यादा मिला दिया है
तो वह आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होगा, चाहे वो कम रूप में हो चाहे वो ज़्यादा रूप में है। यदि कम रूप में हो रहा है इसका मतलब है ऋणात्मक विचलन हो रहा है, यदि अधिक मात्रा में हो रहा है मतलब धनात्मक विचलन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, क्योंकि राउल्ट के नियम के अनुसार यदि हम किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि हम मूल प्रभाज की बात करते हैं तो जो मूल प्रभाज होता है विलायक का मूल प्रभाज अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद उसके ही अणु वाष्पित होते हैं, कभी भी अवाष्पशील विलेय जो है वाष्पीकृत नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आदर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन करेगा, क्योंकि वह तनु होगा, जो कि दुर्लभ होते हैं, बहुत कम इस्तेमाल में आते हैं, बहुत कम इसका उपयोग होता है। लेकिन अगर हम अनादर्श विलयन की बात करें जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते तो ये धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राउल्ट का नियम किस प्रकार से किन विलयनों पर लागू हो रहा है और किन विलयनों पर लागू नहीं हो रहा है। धन्यवाद।